अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हॉर्स ट्रेडिंग ये लफ्ज़ आजकल सियासी गलियारों में खौफ पैदा कर रहा है, लेकिन इस लफ्ज़ से जहां भारत की कई रियासतों का नाम आता है तो वहीं एक नाम कॉमन है, भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के बाद अब तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे अल्फाज मीडिया और आम आदमी की ज़बान पर भी छाए हुए हैं। आज के एपिसोड में जानेंगे तेलंगाना में ऑपरेशन लोटस हुआ या नहीं हुआ है, तो क्या ये फेल हो गया, क्या सीएम केसीआर का ये मास्टर स्ट्रोक है और बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का कहीं दी एंड तो नहीं है। इसमें आरएसएस का नाम भी आ रहा है और नंबर 1, नंबर 2 नामी दो अनजान अफराद के नाम बार बार लिए जा रहे हैं। आखिर ये कौन है? बहरहाल जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। सबसे पहले इस पूरे मामले पर डालते हैं एक नजर। 26 अक्टूबर 2022 की रात अचानक सोशल मीडिया पर चंद वीडियोस वायरल होने लगे और फिर शुरू हुआ सनसनीखेज इंकशाफात का दौर। दरअसल तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने दावा किया कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये तीनों केसीआर की पार्टी टीआरएस, जो अब बीआरएस हो चुकी है, इसके एमएलएस को खरीदने आए थे। उनके पास से कैश और चेक भी बरामद किए गए हैं। टीआरएस के जिन एमएलएस को खरीदने की कोशिश की गई उनमें जी बालाराजू, बी हर्षवर्धन, पायलट रोहित रेड्डी, रेगा कांताराव शामिल हैं। टीआरएस ने इस पूरे मामले में बीजेपी की पोल खोलने का दावा किया है। पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि केसीआर के एमएलएस बिकने वाले नहीं हैं। शुरुआत में पुलिस ने दावा किया कि हमें टीआरएस एमएलएस ने ही हॉर्स ट्रेडिंग या खरीदो फरोख्त होने की जानकारी दी थी। हमने अजीज नगर के एक फार्म हाउस पर छापा मारा तो हमें कैश और चेक मिले। कमिश्नर ने आगे कहा कि एमएलएस को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की डील हो सकती थी। हाँ, अब बीजेपी लीडरों की जानिब से सटपटाए हुए बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की खबर आम हुई उसके फौरी बाद टीआरएस के सोशल मीडिया कन्वेनर सतीश रेड्डी ने ट्विटर पर वीडियोस शेयर किए। इसमें होटल बिजनेसमैन नंदू दिखाई दे रहे हैं। नंदू पर ही एमएलएस को खरीदने के इल्ज़ाम लगे हैं। सतीश रेड्डी ने नंदू की सेंट्रल मिनिस्टर किशन रेड्डी के साथ फोटो शेयर की है और कहा है कि ये भाजपा के करीबी हैं। ये बात भी यहाँ बता दें कि सतीश रेड्डी ने दावा किया कि बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही एमएलएस को खरीदने के इशारे दिए थे और आज उनकी टीम रंगे हाथों पकड़ी गई। खैर, बीजेपी अपने आप को भरपूर तरीके से इस मामले में डिफेंस कर रही है कि ये सब हमारा नहीं, केसीआर का खेल है, उन्हें हार का डर सता रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ज़्यादा नहीं, कुछ ही साल पीछे चले जाएं, भारत की मुख्तलिफ रियासतों का हाल देखें जहां इससे पहले बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया था, पल भर में सरकारें बदल गई थी, तब शायद तेलंगाना की सूरत हाल का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पिछले 5 सालों की ही बात करें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसी बड़ी रियासतों में एमएलएस के पार्टी छोड़ने और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने की वजह से कई हुकूमतें टूटी और नई बनी हैं। जिन पार्टियों से एमएलएस गए उन्होंने सामने वाली पार्टियों पर एमएलएस को खरीदने का इल्ज़ाम लगाया और सारे के सारे इल्ज़ाम कॉमन नेम बीजेपी था। सियासत में लीडरों की इसी खरीद और फरोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की। मैं 2018 में 224 सीटों वाली कर्नाटक रियासत में असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए। बीजेपी ने 104 सीटें जीती, कांग्रेस ने 80 और जनता दल एस यानी जेडीएस ने 37 यानी 37 सीटें जीती थी। हुकूमत बनाने के लिए चाहिए थी 113 सीटें। 104 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी के लीडर बीएस येडियुरप्पा सीएम तो बन गए थे, लेकिन 2 ही दिन बाद उन्हें फ्लोर टेस्ट कराने को कहा गया। हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी को चाहिए थे मजीद 9 एमएलएस और फिर शुरू हुआ जोड़ तोड़ का खेल। लेकिन उस वक्त बीजेपी के हाथ नाकामी लगी और येडियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर हुकूमत बनाई। कुमारस्वामी सीएम बने, लेकिन अभी एक ही साल हुआ कि अचानक कांग्रेस और जेडीएस के 17 एमएलएस अचानक बागी हो गए और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट में कुमारस्वामी की हुकूमत गिर गई। फिर 1 महीने बाद बाकी एमएलएस बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं और फिर कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत बन जाती है। अब अगले नंबर पर बात करते हैं 230 असेंबली सीटों वाली मध्य प्रदेश रियासत की।
यहाँ भी साल 2018 में असेंबली इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। कांग्रेस ने बीएसपी, एसएसपी और आज़ाद एमएलएज को साथ लेकर हुकूमत बनाई। हुकूमत बनते ही सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के नौजवान लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के दरमियान ताल्लुकात खराब होने लगे। वही किस्सा कुर्सी का, कौन बनेगा सीएम। बहरहाल 10 मार्च 2020 यानी करीब करीब कांग्रेस हुकूमत के 2 साल पूरे होने को थे, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, सिंधिया अकेले नहीं गए, अपने साथ 22 कांग्रेस एमएलएज को भी साथ ले गए और ज्वाइन कर ली बीजेपी। फिर क्या था, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस खाली हो गई और फ्लोर टेस्ट में सीएम कमलनाथ मेजॉरिटी साबित करने में नाकाम हो गए और कांग्रेस हुकूमत गिर गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उस वक्त बीजेपी पर ही कांग्रेस के एमएलएज खरीदने का इल्जाम लगाया था। बहरहाल कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत गिर गई और शिवराज सिंह की क़यादत वाली बीजेपी सरकार बन गई। अब बात करते हैं 288 असेंबली सीटों वाली रियासत महाराष्ट्र की, जहां हुकूमत बनाने के लिए 145 असेंबली सीटों की ज़रूरत होती है। 2019 में यहां असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हुकूमत बनाने के लिए उसे मजीद 40 सीटें दरकार थे। उसकी दोस्त पार्टी शिवसेना ने 56 सीटें जीत ली थी। वहीं अपोजिशन एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 यानी 44 सीटें जीती थी। लेकिन जब हुकूमत बनाने की बात आई तो सबसे पहला सवाल यही हुआ कि सीएम कौन बनेगा। इस मर्तबा शिवसेना अड़ गई कि सीएम उद्धव ठाकरे बनेंगे। इसी पर बीजेपी के साथ अनबन हो गई। एनसीपी और कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाया। 55 सीटें जीतने वाली शिवसेना को 54 सीटें जीतने वाली एनसीपी और 44 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने सपोर्ट किया। तीनों के मिलकर हुए 154 सीटें, जो हुकूमत बनाने के जादुई नंबर से 9 सीटें ज्यादा थे। बहरहाल तीनों की अलायंस की हुकूमत बनी, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जो सियासी ड्रामे इसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिले, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अचानक कुछ महीनों बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी दिन बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया और अजित पवार को डिप्टी सीएम। तब कांग्रेस और एनसीपी ने बीजेपी पर एमएलएज खरीदने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन 3 ही दिन में बीजेपी को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब अजित पवार दोबारा एनसीपी के ख़ैमे में आ गए और फिर बीजेपी हुकूमत गिर गई। फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद वाली हुकूमत का दौर चला। बीजेपी को शायद ये करारा झटका बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे में कई मोड़ आए, खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात बीजेपी पर लगते रहे। लेकिन इसी साल यानी 2022 20 जून को ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया। शिवसेना में फूट पड़ गए। एकनाथ शिंदे ने करीब करीब आधी शिवसेना को अपने साथ ले लिया। कभी भाग भाग गुजरात गए, कभी उड़ीसा। आखिरकार 30 जून 2022 को शिवसेना के इन एमएलएज ने बीजेपी की हिमायत से हुकूमत बनाई और सीएम बने एकनाथ शिंदे। इसके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए हरमेश सिंह पठान माजरा ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए उन्हें 100 करोड़ रुपए खरीदने की कोशिश के इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के एक एजेंट ने उन्हें दिल्ली से फ़ोन करके 100 करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया है। तो ये रहा अब तक के ऑपरेशन लोटस का हाल। बहरहाल बीजेपी क़यादत ने तेलंगाना में होने वाले इस पूरे मामले को सीएम केसीआर का नाटक बताया है, तो सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, तेलंगाना नॉट फॉर सेल। टीआरएस ने इस मामले को तंज़िया तौर पर कहा कि तेलंगाना में अमित शाह की ये नाकाम कोशिश है। खैर, ये सब बातें तो हो गई। अब आते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग्स पर जो टीआरएस पार्टी ने ट्विटर पर शेयर किए हैं। ये रिकॉर्डिंग्स 2 हैं या 3 हैं और आगे आती जा रही हैं। करीब ये रिकॉर्डिंग्स 12 मिनट और 10 मिनट से ज़्यादा हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 2 आरएसएस के रोल्स बताए जा रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम वीडियोस के या इन कॉल रिकॉर्डिंग्स के जो लिंक्स है वो शेयर किए जा रहे हैं, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। आज जांच पड़ताल के एपिसोड में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।